ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1061 शैतान का नाम, भाग 1। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने के बाद इवान ने मान लिया कि वह पृथ्वी पर था, भले ही उसने उस पृथ्वी से कई अंतर देखे हों जिसे वह जानता था। इस धारणा का कारण कई प्रसिद्ध स्थलों जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, एफिल टावर और कुछ अन्य की उपस्थिति थी, जिन्हें उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके देखा था। क्या ये हो सकता है कि यह मूल पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक समानांतर पृथ्वी है, या ऐसा कुछ है जहां लोग मैना का उपयोग कर सकते हैं? इवान ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वह गहरी सोच में डूबा, उसने अचानक कुछ देखा और जंगल के किनारे शहर की ओर देखा। शहर की ओर देखने पर उसने कुछ लोगों को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा। लगभग 10 लोग, 2 एस रैंक वाले हैं और बाकी ए और ए जोड़ रैंक वाले हैं, उसने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव के साथ कहा, जिससे उसकी धारणा पुख्ता हो गई कि वह एक समानांतर पृथ्वी पर था। मेरे मरने के 5 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए इतने सारे ए और एस रैंकर्स का मूल पृथ्वी पर दिखाई देना असंभव है, उसने अपने आप से सोचा जब उसने 10 लोगों को अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उड़ते हुए देखा। हालांकि मैंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते समय पहले ही ये देखा था, फिर भी इतने छोटे शहर में इतने सारे ए और ए प्लस रैंक के शिकारी देखना आश्चर्यजनक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हालांकि ये दुनिया अरोड़ा दुनिया से बहुत छोटी है, लेकिन इस दुनिया में उच्च स्तरीय शिकारियों की संख्या अरोड़ा दुनिया की तुलना में कहीं अधिक है। इवान ने बड़बड़ाया और लोगों के अपने पास आने का इंतजार किया क्योंकि वह उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। कमांडर, हमसे लगभग 200 किलोमीटर दूर आसमान में एक व्यक्ति मंडरा रहा है, एक ए रैंक के शिकारी ने, जिसकी आंखें हल्की रोशनी से चमक रही थीं, एक लंबे काले बालों वाले आदमी से कहा जो समूह के सामने उड़ रहा था। उस आदमी की गहरी काली आंखें थीं, उसने युद्ध सूट पहना हुआ था, उसका शरीर एथलेटिक था और उसका चेहरा सुंदर अंडाकार आकार का था। ए रैंक के शिकारी लियोन की बात सुनकर एस रैंक के शिकारी ने भौहें सिकोड़ लीं। कुछ ही मिनट पहले उनके ऊर्जा रडार ने जंगल की गहराई से आने वाली बहुत शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों का पता लगाया। इस डर से कि जंगल के उच्च स्तरीय राक्षस जानवरों की बाढ़ या कुछ और लाने की योजना बना रहे हैं, लियोन ने एम्मा, दूसरे एस रैंक के और 8 अन्य और ए जोड़ रैंक के शिकारियों के साथ मिलकर ये देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि खतरनाक जंगल के बीच में एक इंसान मंडराता हुआ सुनाई देगा। क्या ये कोई उच्च स्तरीय शिकारी हो सकता है जो स्थिति की जांच करने के लिए हमसे पहले आया हो? एम्मा ने धीमी आवाज में लियोन से कहा। उसके कंधे तक लंबे काले बाल, हरी आंखें थीं और लियोन की तरह ही उसने हाईटेक दिखने वाला सिल्वर रंग का बैटल सूट पहना हुआ था। एम्मा की बात सुनकर लियोन ने एक पल के लिए सोचा और कुछ सेकंड के बाद अनिश्चित आवाज में बोला, हम यहाँ तैनात एकमात्र एस रैंक के शिकारी हैं और मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि कोई उच्च स्तरीय शिकारी यहाँ आ रहा है। जहाँ तक हमारे बेस के अन्य शिकारियों की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मूर्ख होगा कि वह अकेले जंगल की गहराई में प्रवेश करे। लियोन की बात सुनकर एम्मा चुप हो गई और एक पल के बाद धीमी आवाज में बोली, तुम्हारा मतलब है कि एक संभावना है कि वह शिकारी नहीं बल्कि एक मानव जैसा राक्षस हो सकता है? लियोन ने एम्मा की बात सुनकर सिर हिलाया और गंभीर आवाज में कहा, हालांकि संभावनाएं कम हैं, फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। उसने ए रैंक के शिकारी की ओर देखा जिसने उसे पहले इवान के बारे में बताया था और गंभीर आवाज में पूछा, क्या आप उसकी रैंक की पुष्टि कर सकते हैं? लियोन की बात सुनकर ए रैंक के शिकारी ने एक बार फिर जंगल की गहराई में देखा, उसकी आंखों में सफेद रोशनी चमक रही थी और एक पल के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उसकी रैंक की पुष्टि नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे वह कोई सामान्य व्यक्ति है और उसके शरीर में कोई मन नहीं है, ए रैंक शिकारी ने क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा। उसकी रैंक नहीं देख सकता हो? ए रैंक शिकारी की बात सुनकर लियोन और एम्मा के भाव और भी गंभीर हो गए। ये अचानक ए रैंक शिकारी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हुआ? लियोन और एम्मा चौंक गए जब उन्होंने शिकारी की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा और जल्दी से पूछा, ये सोचकर कि जंगल की गहराई में उस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। यह, कमांडर, जंगल में वह आदमी, उस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है? बस बोलो, एम्मा ने परेशान स्वर में कहा जब ए रैंक शिकारी ने उन्हें जवाब देने के बजाय हकलाना जारी रखा। ए रैंक शिकारी ने एम्मा की परेशान आवाज सुनकर एक गहरी सांस ली और आखिरकार एक स्पष्ट आवाज में बोला, जब मैंने अभी उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे वापस हाथ हिलाया और मुझे जंगल में और अंदर आने का संकेत दिया। लियोन और अन्य लोगों ने शिकारी की आवाज सुनकर उड़ना बंद कर दिया और उनके हाव भाव अजीब हो गए। क्या तुमने अभी कहा कि वह हमें जंगल में और अंदर बुला रहा है? एम्मा ने संकुचित आंखों से पूछा। हाँ, शिकारी ने असहायता से अपना सिर हिलाया और इवान की तरफ देखा, जो अभी भी अपना हाथ हिला रहा था। मुझे लगता है कि यह एक जाल है, एम्मा ने लियोन से कहा, जो अपने चेहरे पर शिकन के साथ जंगल में और अंदर देख रहा था।
हालांकि लियोन के पास ए रैंक शिकारी जैसा कौशल नहीं था जो दूर की वस्तुओं को देख सकता था, फिर भी वह अपने से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक छोटा काला बिंदु देख सकता था। भले ही यह एक जाल हो, क्या आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कर सकते हैं जिसने एक ऊर्जा तरंग जारी की जिसने हमारे ऊर्जा रडार को लगभग नष्ट कर दिया? लियोन ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अगर हम ये जांचना चाहते हैं कि क्या हो रहा है तो हमें उससे मिलना होगा, भले ही वह कुछ भी हो, एक तरह का जाल। लियोन की बात सुनकर एम्मा और दूसरे शिकारी चुप हो गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि पहले जो ऊर्जा तरंग उन्हें महसूस हुई थी वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी। लियोन अभी भी दूरी पर छोटे काले बिंदु को देख रहा था और अपने साथियों से कुछ कहने वाला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि दूरी में काला बिंदु गायब हो गया है। लियोन की अभिव्यक्ति बदल गई जब काला बिंदु अचानक गायब हो गया, और इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, तुम लोग वास्तव में धीमे हो। सभी शिकारियों ने एक शांत आवाज सुनी और देखा कि कोई उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर दिखाई दिया था। अध्याय 1062 शैतान का नाम, भाग 2। इवान की अचानक उपस्थिति ने लियोन, एम्मा और दूसरे शिकारियों को चिंतित कर दिया, जिससे उनके शरीर के भीतर का मन हिल गया। ये स्पष्ट था कि वे सभी हमला करने के लिए तैयार थे। तुम कौन हो? लियोन ने अपने चेहरे पर एक सतर्क नज़र के साथ पूछा क्योंकि उसके शरीर से बर्फ की धुंध निकल रही थी। काले बालों वाले और औसत दर्जे के चेहरे वाले युवक को देखकर लियोन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मानो उसके सामने खड़ा आदमी कोई सामान्य इंसान हो जिसके पास कोई शक्ति न हो। इस खोज ने लियोन को डरा दिया क्योंकि इवान स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। फिर भी वह एक एस रैंक शिकारी उससे कुछ भी महसूस नहीं कर सका। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी भी उनके जैसा एस रैंक से ऊपर का कोई व्यक्ति हो? लियोन ने अचानक सोचा और उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। लियोन और अन्य लोगों की सतर्क और डरी हुई सूरत देखकर इवान को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने एक कदम पीछे हटकर अपना हाथ ऊपर उठाया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। इवान की हरकत देखकर लियोन थोड़ा हैरान हुआ और उसका तनावग्रस्त शरीर थोड़ा शांत हुआ। हालांकि उसने नहीं देखा कि इवान अचानक उनके सामने कैसे आ गया, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी गति के साथ अगर इवान उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो उनके लिए प्रतिक्रिया करना भी असंभव होता। हालांकि लियोन ने राहत की सांस ली क्योंकि इवान ने उन पर हमला नहीं किया, फिर भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उम्मा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम किस बेस सिटी से हो? बेस सिटी। इवान ने मन ही मन दो शब्द बुदबुदाए और उलझन में पड़ गया। जब उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया तो उसने पहले ही देख लिया था कि यह पृथ्वी उस पृथ्वी से बहुत अलग है जिसे वह जानता था। हालांकि यहाँ कुछ समान चीजें थीं, लेकिन अधिकांश चीजें अभी भी मूल पृथ्वी से अलग थीं। शहरों का आकार बहुत छोटा था, सभी शहर विशाल दीवारों के पीछे बने थे और ग्रह के अधिकांश हिस्से पर राक्षसों का कब्जा था। मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ? आखिरकार मैंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी वह वहाँ स्थित होनी चाहिए, है ना? इवान का दिमाग दौड़ गया क्योंकि उसने जवाब सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसने हार मान ली और शांत स्वर में कहा, मैं किसी भी बेस शहर से नहीं हूँ। मैं एक अकेला घुमक्कड़ हूँ जो पूरी दुनिया में घूमता है, जंगलों में राक्षसों का शिकार करता है। एक अकेला घुमक्कड़। एम्मा और अन्य लोगों की आंखें इवान का जवाब सुनकर अजीब हो गईं और उन्होंने उसे एक अजीब भाव से देखा। लियोन को भी लगा कि इवान का जवाब हास्यास्पद था क्योंकि हर कोई जानता था कि बेस शहरों के बाहर का इलाका कितना खतरनाक था। लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए वह सच बोल रहा होगा, लियोन ने खुद से सोचा। हालांकि उसे लगा कि इवान कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने इस संभावना को खारिज नहीं किया कि वह सच बोल रहा होगा। मैं समझता हूँ, तो तुम एक घुमक्कड़ हो। लियोन ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ अपना सिर हिलाया। तुमने उस पर विश्वास किया? एम्मा और अन्य शिकारी लियोन को एक अवाक भाव से देखते रहे, स्पष्ट रूप से चकित। लियोन ने एम्मा और अन्य लोगों की अजीब निगाहों को अनदेखा किया और दूसरा सवाल पूछा। बस कुछ सेकंड पहले हमने जंगल की गहराई से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग आती हुई महसूस की। क्या तुम्हें पता है कि वह क्या थी? शक्तिशाली ऊर्जा तरंग। इवान ने लियोन की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं और अचानक उस आभा के बारे में सोचा जो उसने पहले गलती से छोड़ी थी। तो ये लोग मेरी आभा की वजह से यहाँ आए हैं, हो? उसने एक पल सोचा और शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम लोगों के यहाँ आने से पहले मैंने अभी एक एस रैंक राक्षस से लड़ाई की थी। मुझे लगता है कि तुमने जो ऊर्जा तरंगें महसूस की हैं वे उस एस रैंक राक्षस के खिलाफ मेरी लड़ाई से हैं। एस रैंक राक्षस से लड़ाई? इवान की बात सुनकर लियोन और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। हाँ, इवान ने सिर हिलाया और बिना किसी को पता चले उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने पूरे जंगल को कवर कर लिया। उसने तुरंत पाया कि जंगल के अंदर 3 एस रैंक राक्षस थे और 3 एस रैंक राक्षसों को देखने के बाद उसने उनके सबसे नज़दीक वाले का उपयोग करने का फैसला किया। ये 5 मीटर लंबा चांदी के रंग का भालू था।
मैं जंगल से निकल रहा था जब उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उस आदमी के लिए मैं इसके लिए तैयार था और उसे मार डाला। जैसे ही इवान बोल रहा था, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां टाइटन भालू पर दबाव डाल रही थीं, जो उससे लगभग 200 किलोमीटर दूर था, और उसका मस्तिष्क तुरंत गल गया, जिससे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। तुमने सिल्वर टाइटन भालू को मार डाला? एम्मा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका शरीर दिखाने ले जा सकती हूँ। रुको। एम्मा ने अपने माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। तुमने कहा था कि तुमने सिल्वर टाइटन भालू को मार डाला, है न? इवान ने बॉबकट काले बालों वाली महिला को देखा, जिसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक भाव था, और उसने अपना सिर हिलाया। इवान को सिर हिलाते हुए देखकर उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। और तुम चाहते हो कि अगर हम उसका मृत शरीर देखना चाहते हैं तो हम तुम्हारे पीछे चलें? ठीक है, अगर तुम लोग भालू का मृत शरीर देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। अगर नहीं तो भूल जाओ, इवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, और साथ ही वहां से जाने के बारे में सोचा। अगर मुझे इस जगह के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं शहर के दूसरे लोगों से पूछ सकता हूं जो उनकी तरह सावधानी से काम नहीं करेंगे, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसे वह सफ़ेद रोशनी याद आई जिसने उसके टेलीपोर्टेशन स्थान को बदल दिया, तो उसके दिल में कुछ संदेह उभर आए। हालांकि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सफ़ेद रोशनी उस पीक रैंक 5 स्टोन मैन से संबंधित हो सकती है। अगर मैं गलत हूं तो ये स्पष्ट है कि किसी ने जानबूझकर मेरे टेलीपोर्टेशन को बाधित किया है। इवान ने अपने सामने शिकारियों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। अगर किसी ने मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा है तो ये स्पष्ट है कि इस जगह के बारे में कुछ खास होना चाहिए। केवल इन जैसे उच्च स्तरीय लोग ही मुझे वह जानकारी दे सकते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। अरे, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, है न? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इस रैंक राक्षस को मारकर उसके शरीर को जंगल में छोड़ दो। क्या तुमने जंगल के अंदर किसी तरह का जाल बिछाया है और हमें वहां बुलाना चाहते हो ताकि तुम हमसे निपट सको? इवान एम्मा की संदिग्ध आवाज़ सुनकर अपने विचारों से बाहर आया और उसने देखा कि वह संकुचित आंखों से उसे देख रही है। एस रैंक राक्षस का शरीर छोड़ दिया। एम्मा की बात सुनकर इवान तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। एस रैंक राक्षस का शरीर बहुत कीमती होता है, चाहे कलाकृतियां बनाने के लिए हो या औषधि बनाने के लिए। उच्च स्तरीय राक्षस के शरीर का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। और इवान ने बस इतना कहा कि उसने एस रैंक राक्षस को मारने के बाद उसका शरीर नहीं लाया और उसे जंगल में छोड़ दिया। यार, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि एस रैंक राक्षस का शरीर इस दुनिया में बहुत कीमती है। उसने अंदर से आह भरी, लेकिन उसका भाव नहीं बदला। ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं, उसने कहा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एम्मा को देखा। जहां तक तुम सभी को मारने के लिए जाल तैयार करने की बात है। इवान ने बस एम्मा की दिशा में अपनी उंगली हिलाई और अपनी कुछ शक्ति छोड़ी। जिस क्षण इवान ने अपनी उंगली हिलाई, अंतरिक्ष एक सीधी रेखा में विभाजित हो गया, जिससे 5 सेंटीमीटर चौड़ी शून्य दरार का एक लंबा निशान पीछे रह गया जो एम्मा के सिर से बमुश्किल चूक गया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें किसी जाल में फंसाने की जरूरत नहीं है। एम्मा, लियोन और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने शून्य दरार का लंबा निशान देखा जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, और उन्होंने अपनी लार निगल ली। भाड़ में जाओ, अब मुझे यकीन है यह आदमी निश्चित रूप से उनके जैसे ही एस रैंक से ऊपर है, लियोन ने मन ही मन कोसते हुए कहा और जल्दी से बोला। बेशक, हम तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हमारे साथ कोई चाल नहीं चल सकता, है न एम्मा? जब एम्मा ने लियोन की बात सुनी तो उसने अपनी लार निगल ली और अपने से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर धीरे धीरे ठीक हो रहे शून्य दरार को देखते हुए उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। लियोन सही है, मुझे तुम पर शक करने के लिए खेद है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम जैसा कोई व्यक्ति हमें मारने के लिए जाल बिछाए। जब इवान ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और एक बार फिर पूछा, तो क्या तुम लोग अभी भी उस भालू का शव चाहते हो या हमें शहर वापस जाना चाहिए? इवान की बात सुनकर लियोन ने अपना चेहरा खुजलाया और कुछ शर्मिंदा स्वर में बोला, ऐसी कोई चीज़ यहाँ छोड़ना संसाधनों की बर्बादी होगी, इसलिए हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। लियोन की बात सुनकर इवान ने सिर हिलाया और जंगल में गहराई तक उड़ना शुरू कर दिया। लियोन ने यह देखकर गहरी सांस ली और अन्य शिकारियों के साथ जल्दी से उसके पीछे चल दिया। नोव एल बी JNN। 1 मिनट बाद जब उसका दिल आखिरकार शांत हो गया, लियोन ने अपना परिचय दिया। वैसे मैं लियोन हूँ, 5वें बेस शहर का कमांडर, और वह एम्मा है, शहर की उप कमांडर। मैं ही हूँ। लियोन की बात सुनकर इवान भी अपना परिचय देने वाला था, लेकिन अचानक उसने कुछ सोचा और अपना पृथ्वी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैं रे हूँ। लियोन और अन्य लोगों के हाव भाव पहले ही सामान्य हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने इवान को अपना परिचय रे के रूप में देते हुए सुना तो उनके हाव भाव एक बार फिर बदल गए। इवान ने उनके हाव भाव में बदलाव देखा और पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह
मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कोई ऐसा होगा जो उस शैतान के समान नाम का उपयोग करेगा। उसने एक जोर रैंक के शिकारी की धीमी बुदबुदाती आवाज़ सुनी और उसका चेहरा अजीब हो गया। अध्याय 1063 रे नामक शैतान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कोई ऐसा होगा जो उस शैतान के समान नाम का उपयोग करेगा। जब इवान ने ए जोर रैंक के शिकारी की बड़बड़ाहट सुनी तो वह अचंभित रह गया और चेहरे पर शिकन लिए उसे देखने लगा। जब लियोन और एम्मा ने देखा कि इवान ए जोर रैंक के शिकारी को शिकन लिए देख रहा है तो उन्हें पसीना आ गया। उन्हें लगा कि वह टिप्पणी से नाखुश है। थप्पड़। लियोन ने जल्दी से शिकारी के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और इवान को एक मजबूर मुस्कान के साथ देखा। इस बेवकूफ़ पर ध्यान मत दो। कुछ अन्य लोगों की तरह वह भी मानता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ है वह उस आदमी से संबंधित है, इसलिए। लियोन की बात सुनकर इवान पूरी तरह से भ्रमित हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम स्पष्ट रूप से बोल सकते हो? लियोन और अन्य शिकारी इवान के भ्रमित चेहरे को देखकर दंग रह गए। तुम रे शैतान को नहीं जानते? एम्मा ने स्तब्ध भाव से पूछा। हाँ, एम्मा की बात सुनकर इवान और भी भ्रमित हो गया। क्या ये हो सकता है कि इस धरती पर मनुष्यों और राक्षसों के अलावा अन्य जातियां भी हैं? इवान ने शैतान शब्द सुनते ही तुरंत सोचा। अविश्वसनीय। एम्मा और अन्य शिकारी चौंक गए जब उन्होंने इवान की भ्रमित नज़र देखी और उन्हें यकीन हो गया कि वह कुछ भी नहीं जानता। क्या तुम अपने जन्म से ही गुफा में रह रहे हो? वे सभी इवान से यही सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उसने पहले जो शक्ति दिखाई थी उससे याद करते हुए वे जल्दबाजी में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि वह उन्हें मौत के घाट उतार देगा। जब इवान ने एम्मा और अन्य लोगों की नज़रों को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से स्पष्ट रूप से ऐसे शब्द निकल रहे थे, गुफाओं का आदमी, देहाती, बंद घर। इवान के हिलते हुए मुंह को देखकर लियोन वास्तव में उलझन में पड़ गया कि उसे ऐसी सामान्य बात क्यों नहीं पता, और उसके मन में कई संदेह उभरे। लेकिन अभी के लिए उसे अपनी प्राथमिकता पता थी, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर इवान को समझाना शुरू कर दिया। जिस डेविल रे का उन्होंने अभी उल्लेख किया है वह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसके बारे में संदेह था कि वह पृथ्वी पर इस अराजकता का कारण है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी बिना किसी अलौकिक शक्तियों के एक सामान्य ग्रह हुआ करती थी। लेकिन 15 साल से भी अधिक समय पहले रे नाम के एक व्यक्ति की वजह से सब कुछ बदल गया। जैसे ही इवान ने लियोन की बात सुनी, उसके हाव भाव बदलने लगे और उसके मन में अचानक एक संभावना उभरी। मैं बस बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, है न? उसने मन ही मन सोचा और सांस फूल गई। लियोन ने इवान के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस नहीं किया और समझाना जारी रखा। 21 फरवरी 2020 को रे नाम के एक व्यक्ति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन जब वह मर गया तो उसके आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने देखा कि उसके शरीर पर अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दे रहे थे, और फिर उसका शरीर ऊर्जा के एक विस्फोट में फट गया जिसने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस ऊर्जा ने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया या ग्रह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी इसने पृथ्वी के पूरे वातावरण को बदल दिया, जिससे मन नामक इस ऊर्जा का जन्म हुआ। लियोन ने बोलने के बाद विराम लिया और 1 सेकंड बाद बोलना जारी रखा। हालांकि यह अवास्तविक लगता है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि उस व्यक्ति ने किसी शैतान या किसी और के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, और जब वह मर गया तो अनुबंध सक्रिय हो गया, जिससे पृथ्वी पर यह परिवर्तन हुआ। लियोन की बात सुनकर इवान ने अपने चेहरे पर अवाक भाव के साथ कहा, ये किस तरह की बकवास है? ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति ने किसी शैतान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पृथ्वी पर हुए परिवर्तन उससे संबंधित थे। आखिरकार पृथ्वी पर दिखाई देने वाला पहला कालकोठरी वास्तव में उस अपार्टमेंट के अंदर था जहां वह आदमी रहता था, लियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। 15 साल से भी ज्यादा पहले एक कार दुर्घटना में मर गया। लियोन की बात सुनकर इवान को एक बार फिर से ऐसा लगा कि उसे वह दिन याद आ गया जब वह कार दुर्घटना में मर गया था। इसके अलावा जिस दिन का लियोन ने जिक्र किया वह भी 21 फरवरी ही था। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, ये कौन सा साल है? क्या तुमने कुछ कहा? लियोन ने नहीं सुना क्योंकि इवान की आवाज बहुत धीमी थी। मैंने पूछा, ये कौन सा साल है? इस बार इवान की आवाज काफी तेज थी, इसलिए लियोन और बाकी लोगों ने उसे साफ सुना। एम्मा और बाकी लोगों के हाव भाव एक बार फिर अजीब हो गए जब उन्होंने इवान को सुना, और उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, यह आदमी निश्चित रूप से एक गुफावासी है। इवान ने उनके अजीब हाव भाव की परवाह नहीं की और लियोन को संकुचित आंखों से घूरते हुए उसके जवाब का इंतजार किया। लियोन ने इवान की संकुचित आंखों को देखकर सांस रोक ली और जल्दी से उसके सवाल का जवाब दिया। आज 8 मार्च 2036 है। धमाका। लियोन की बात सुनकर इवान को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और लियोन के बोलने से पहले उसके दिमाग में जो संभावना आई थी वह और भी पुख्ता हो गई। क्या ये समानांतर पृथ्वी नहीं बल्कि मूल पृथ्वी हो सकती है?
और मेरी मृत्यु के कुछ साल बाद ही यहाँ इतने सारे शिकारी होने का कारण यह है कि यहाँ समय अरोरा वर्ल्ड और यूटोपिया की तुलना में अलग तरह से बहता है। इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसे प्राचीन के मकबरे के अंदर झोपड़ी में प्रवेश करते समय देखी गई यादें याद आ रही थीं। क्या ये चीजें उस आकृति से संबंधित हैं जिसे मैंने झोपड़ी में प्रवेश करते समय अपनी यादों में देखा था? इवान के दिल में कई संदेह उभरे, लेकिन कुछ भी करने से पहले उसे यह पुष्टि करने की जरूरत थी कि क्या वह वास्तव में मूल पृथ्वी पर था या यह एक समानांतर पृथ्वी थी। चूंकि वह आदमी शैतान जैसा कुछ था, जैसा कि कई लोग उसे कहते हैं, तो आपने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की होगी, है न? आपको उसके बारे में क्या मिला? इवान की बात सुनकर लियोन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उस समय की सरकार ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। वह आदमी बस एक बेरोजगार, बेकार का बंद व्यक्ति था जो पूरे दिन खेल खेलना पसंद करता था। ठीक है, यह आदमी निश्चित रूप से मेरे बारे में बात कर रहा है। अब इवान को और भी यकीन हो गया कि जिस शैतान के बारे में वे बात कर रहे थे वह वही था, और यह संभवतः वही मूल पृथ्वी थी जहां उसकी मृत्यु हुई थी, न कि कोई समानांतर पृथ्वी। चीजें और भी गड़बड़ होती जा रही हैं, इवान ने मन ही मन सोचा, और उसे सिरदर्द होने लगा। अध्याय 1064 एक जाना पहचाना चेहरा भाग 1। इवान लियोन और अन्य लोगों को जंगल में ले गया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचने वाले थे जहां उसने सिल्वर टाइटन भालू को मारा था, उसे कुछ सूझा और उसने अपनी हवा को नियंत्रित करने की कला को सक्रिय कर दिया। इवान की स्थिति से कुछ किलोमीटर दूर दर्जनों हवा के ब्लेड अचानक प्रकट हुए, भालू के शरीर में गहरे घाव कर दिए, जिससे ऐसा लगा कि प्राणी हवा के ब्लेड से मारा गया था, न कि इवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसका दिमाग खराब कर दिया गया था। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें सिर्फ एक विचार से मार सकता हूं, तो वे डरपोक बिल्लियों की तरह व्यवहार करेंगे। इवान ने सोचा, जब वह सिल्वर टाइटन भालू के शरीर के सामने उतरा, जो वहां एक शांतिपूर्ण भाव के साथ पड़ा था। जब एम्मा और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा, तो वे ये देखकर चौंक गए कि भालू के शरीर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बरकरार था, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, चून की लड़ाई का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब है कि भालू जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम नहीं था और तुरंत मारा गया। उन्होंने सोचा, एक बार फिर आश्चर्य करते हुए, कि इवान वास्तव में कितना शक्तिशाली था। आप लोग ये शरीर ले सकते हैं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चीजें चाहिए, इवान ने शांति से कहा, अपनी आंखों के कोने से लियोन को देखते हुए। लियोन ने एम्मा को शरीर लेने का संकेत दिया और फिर इवान की ओर देखा। आपको क्या चाहिए? जब तक ये कुछ अनुचित नहीं है, मैं इसे आपके लिए ला सकता हूँ। चिंता मत करो, मुझे बस कुछ सामान्य चीजें चाहिए, इवान ने सिर हिलाकर जवाब दिया और अपनी जरूरतों की सूची बनाई। लियोन ने इवान के अनुरोधों को सुनते हुए एक भान उठाए, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। पहली दो चीजें संभालना आसान है, लेकिन तीसरी के लिए मैं आपको कल तक जवाब दूंगा। जरूर, इवान ने सहमति जताई। 1 या 2 दिन इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके तुरंत बाद एम्मा ने एस रैंक सिल्वर टाइटन भालू के शरीर को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। कार्य पूरा होने के साथ वे सभी जंगल छोड़ने लगे। इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक, इवान ने लियोन और अन्य लोगों को एक पवन अवरोध में लपेटने के लिए अपनी हवा हेरफेर क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, और कुछ ही सेकंड में उसने उन्हें सीधे शहर की दीवार के सामने पहुंचा दिया। लियोन और अन्य लोग तब अचंभित रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ ही सेकंड में शहर की दीवार के सामने प्रकट हो गए थे। मैंने एस रैंक से ऊपर के लोगों को राक्षसों से कई बार लड़ते देखा है, लेकिन ये तो बस अपमानजनक है, लियोन अंदर से चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे इवान की उपस्थिति को अन्य बेस शहरों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्या हम अंदर जाएं? इवान ने एम्मा और अन्य लोगों के चेहरों पर हैरान करने वाले भावों को अनदेखा करते हुए शांति से पूछा। हाँ, लियोन ने सिर हिलाने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए हकलाते हुए कहा। लियोन इवान को शहर के प्रवेश द्वार की ओर ले गया, जहां 2 बी रैंक शिकारी पहरा दे रहे थे। यहाँ निश्चित रूप से अरोरा वर्ल्ड की तुलना में अधिक उच्च स्तरीय शिकारी हैं। यहाँ तक कि पहरा देने वाले लोग भी बी रैंक के हैं। इवान ने लियोन और अन्य लोगों के साथ शहर में प्रवेश करते समय सोचा। शहर में प्रवेश करते समय इवान ने एक भान उठाए, कुछ ऐसा देखा जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था जब उसने इसका निरीक्षण किया था, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां। ये जगह शहर से ज्यादा किले जैसी लगती है, उसने चुपचाप बुदबुदाया। इलाके में गश्त कर रहे कई शिकारियों को देखा और पाया कि बेची जा रही ज्यादातर चीजें आम नागरिकों के लिए नहीं थीं। चूंकि लियोन उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था, उसने इवान की बुदबुदाहट सुनी और सहमति में अपना सिर हिलाया। ये जगह खासतौर पर जंगल में राक्षसों को नियंत्रित रखने के लिए बनाई गई थी। हम हर महीने जंगल में कुछ राक्षसों को हटाते हैं ताकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा न बढ़ जाए और राक्षसों की बाढ़ न आ जाए। मैं समझ गया, इवान ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे शहर का उद्देश्य समझ में आ गया था। करीब 10 मिनट बाद लियोन इवान को 2 मंजिला इमारत में ले आया।
एम्मा और दूसरे शिकारी पहले ही अपने काम पर वापस जा चुके थे, इसलिए अब सिर्फ 2 ही बचे थे। तुम अभी यहाँ रह सकते हो, मैं कल आकर तुम्हें तुम्हारे पहले किए गए अनुरोधों के बारे में जवाब दूंगा, लियोन ने इवान को एक ब्रेसलेट देते हुए कहा। ये वह संचार उपकरण है जिसके बारे में तुमने पूछा था। इसमें वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। मैं इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, है न? इवान ने लियोन से काला ब्रेसलेट लेते हुए पूछा। लियोन का मुंह थोड़ा सा हिला जब उसने सोचा, वह वास्तव में एक गुफावासी जैसा है। NOWELL-BE-IN.C ओम। लेकिन उसने फिर भी जवाब में सिर हिलाया। अच्छा, इवान ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उसने सुना कि वह ब्रेसलेट के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इससे उसे अपनी ज़रूरत की जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल देखूंगा। लियोन ने इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखा और वहां से चला गया। पहले तो लियोन ने इवान पर नज़र रखने के लिए एक शिकारी को भेजने के बारे में सोचा, लेकिन इवान की अपार शक्ति को याद करने के बाद उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि इवान उसे सीधे मॉनिटर करने के किसी भी प्रयास को आसानी से पहचान लेगा। इसके बजाय लियोन ने इवान की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पूरे शहर में लगाए गए सुरक्षा कैमरों पर भरोसा करना चुना। कैमरे का उपयोग करके उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं होगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आया है, लियोन ने खुद से सोचा, और फिर वह गायब हो गया। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि लियोन क्या सोच रहा था, और वह घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक विशाल सुसज्जित लिविंग रूम ने उसकी आंखों को आकर्षित किया। उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखा और उसे पहनने के बाद वह लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और उसे चालू कर दिया। तुरंत उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। अनावश्यक चीज़ों पर समय बर्बाद किए बिना इवान ने अपनी ज़रूरत की जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन खोला। हालांकि जैसे ही उसने सर्च इंजन एक्सेस किया, शीर्ष पर चमकती एक न्यूज़ आर्टिकल ने उसका ध्यान खींचा और उसने कुछ असामान्य देखा। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने आर्टिकल में एक तस्वीर देखी और उस पर क्लिक किया। जल्द ही न्यूज़ आर्टिकल खुल गया और जब उसने तस्वीर को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्या कर रही है? वह अविश्वास में बुदबुदाया। अध्याय 1065 एक जाना पहचाना चेहरा भाग 2। वह यहाँ क्या कर रही है? इवान ने होलोग्राफिक स्क्रीन को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल रही थीं। स्क्रीन पर लंबे चांदी सफ़ेद बालों और हरी आंखों वाली एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। महिला के चेहरे पर एक ठंडा और उदासीन भाव था और वह हजारों राक्षसों के बीच खड़ी थी जो सभी बर्फ के टुकड़ों के भीतर जमे हुए थे। हालांकि उसके बालों का रंग और चेहरा काफी अलग दिख रहा था, इवान को यकीन था कि वह वैलेरी थी, जिसे उसने अरोरा वर्ल्ड छोड़ने के बाद से नहीं देखा था। उसका वर्तमान रूप वैसा ही दिखता है जैसा उसने अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करते समय देखा था। उद्धरण चिन्ह। इवान ने संकुचित आंखों से बड़बड़ाया, वैलेरी के आइस रीपर रूप को याद करते हुए जिसे उसने उसे कुछ बार उपयोग करते हुए देखा था। इवान ने लेख पढ़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि फोटो में महिला का नाम भी वैलेरी था, उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन दिखाई दी। अगर वह वास्तव में वैलेरी है तो वह यहाँ कैसे पहुंची? इसके अलावा मुझे अरोरा वर्ल्ड छोड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। उस समय वह सिर्फ बी जोड़ रैंक की शिकारी थी, लेकिन इस लेख के अनुसार फोटो में दिख रही महिला वास्तव में एस रैंक की शिकारी है। इतने कम समय में उसने अपनी रैंक बी जोड़ से एस कैसे बढ़ा ली? जैसे ही इवान ने गहराई से सोचा, उसके दिमाग में कई सवाल उठे और वह सोचने लगा कि क्या लेख में दिख रही महिला वही वैलेरी है जिसे वह जानता था या नहीं। मुझे उससे मिलना है, उसने धीमी आवाज में कहा और होलोग्राफिक स्क्रीन पर तस्वीर को संकुचित आंखों से देखा। अगर वह वास्तव में वैलेरी है जिसे मैं जानता हूं, तो मुझे पता लगाना होगा कि वह यहाँ कैसे पहुंची। अगर नहीं, तो मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि वह उससे कैसे संबंधित है। भले ही लेख में दिख रही महिला वैलेरी न हो, लेकिन इवान को यकीन था कि वह किसी तरह उससे संबंधित थी। शायद यह उसकी विशेष काया से संबंधित कुछ है। आखिरकार यह महिला वैलेरी के बारे में इंटरनेट पर जानकारी खोजते हुए बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वह अपनी काया की शक्ति का उपयोग करके दिखती थी। जब वह उसके बारे में जानकारी खोज रहा था तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह लगभग 5 महीने पहले पहली बार दिखाई दी थी। पहली बार वह एक छोटे से शहर में दिखाई दी थी जहां अचानक एक कालकोठरी से भागने की घटना हुई थी और उसने अकेले ही कालकोठरी से बाहर निकलने वाले सभी राक्षसों को मार डाला था। जब इवान ने अन्य जानकारी खोजने की कोशिश की, जैसे कि वह कहाँ पली बढ़ी या वह कहाँ से थी, तो उसने पाया कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है। उसके वैलेरी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं जिसे मैं जानता हूँ, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा जब उसने देखा कि उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन वह पहली बार 5 महीने पहले दिखाई दी थी, जिसका मतलब है कि टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करके अरोरा वर्ल्ड छोड़ने के सिर्फ 3 या 4 महीने बाद। इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा,
जैसे ही वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और इवान के चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ भी खोजा है, उसके आधार पर यूटोपिया और अरोरा वर्ल्ड की तुलना में यहाँ समय अलग तरह से बह सकता है। चूंकि वह 5 महीने पहले यहाँ दिखाई दी थी, इसलिए संभव है कि वह लगभग 1 महीने पहले ही अरोरा वर्ल्ड से गायब हो गई हो। लियोन ने उसे जो जानकारी दी, उससे इवान ने पुष्टि की कि उसे मरे हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि उसे मरे हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि समय के अनुपात में अंतर लगभग 1:4 साल है। एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं अभी भी अनिश्चित हूँ, वह ये है कि क्या ये वास्तव में मूल पृथ्वी है या कोई समानांतर पृथ्वी है, उसने कहा और कालकोठरी और राक्षसों के प्रकट होने से पहले पृथ्वी के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक जानकारी खोजने के बाद इवान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इंटरनेट पर जो कुछ भी उसने पाया, उससे उसे अब कम से कम 99% यकीन था कि यह वही असली धरती है जहां उसकी मौत हुई थी। पृथ्वी के इतिहास पर शोध करने के अलावा उसने अपने परिचित मशहूर लोगों के बारे में भी जानकारी जांची और पाया कि सब कुछ उसकी यादों से मेल खाता है। यहाँ तक कि उसने अपने द्वारा खरीदे गए कुछ खेलों की रिलीज की तारीखें भी जांची और पाया कि वे भी एक जैसे थे। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में समानांतर धरती नहीं बल्कि असली धरती है। यूटोपिया और अरोरा वर्ल्ड की तुलना में यहाँ समय बस अलग तरह से बहता है, उसने खुद से कहा और अचानक उसे याद आया कि लियोन ने उसे क्या बताया था। लियोन के अनुसार, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर पर कुछ अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिए और यह ऊर्जा के एक विस्फोट में बदल गया जिसने पृथ्वी पर सब कुछ बदल दिया। इवान ने इंटरनेट पर अपनी मृत्यु से संबंधित कुछ खोजने की कोशिश की। चूंकि लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर सब कुछ उसके कारण ही बदला है, इसलिए उसने सोचा कि शायद वह कुछ खोज सके। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब उसने ऑनलाइन खोज की तो उसे जल्द ही उससे संबंधित कुछ पोस्ट और वीडियो मिल गए। हालांकि उसे मिले ज्यादातर पोस्ट पूरी तरह से नकली या मनगढ़ंत थे। जब उसने एक पोस्ट देखी जिसमें वह नग्न अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था, लोगों से घिरा हुआ था और खून से लथपथ था, उसके शरीर पर अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे गए थे, तो उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। कुछ लोग वास्तव में अपनी ऐसी तस्वीर देखकर वह सचमुच अवाक रह गया। अगर आप नकली पोस्ट बनाकर कुछ हलचल मचाना चाहते हैं तो कम से कम इसे विश्वसनीय तो बनाएं। मेरा मतलब है, मैं यहाँ नग्न क्यों हूँ? क्या उन्हें लगता है कि मैं एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ जो नंगा घूम सकता हूँ? इवान ने इस फर्जी पोस्ट को बनाने वाले व्यक्ति को कोसा, जिसने उसे शैतान का बच्चा तक कहा, और फिर अन्य पोस्टों को देखा कि क्या उसे कुछ असली मिल सकता है। लगभग 10 मिनट की खोज के बाद इवान को आखिरकार कुछ मिला और उसकी आंखें चमक उठीं। ये सीसीटीवी फुटेज थी जो ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे कैमरे द्वारा ली गई थी जहां उसकी मौत हुई थी। उसने तुरंत फुटेज चलाया और जल्द ही उसके सामने वह परिचित दृश्य चलने लगा जिसमें वह हमेशा जल्दी में होने पर ट्रैफिक सिग्नल को लाल होने के लिए कोसता था। अजीब बात यह है कि जब उसने खुद को कार से टकराते देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कार ने उसे ट्रांसमिशन टिकट देने के बाद नहीं रोका और घटनास्थल से गायब हो गई, जबकि लोगों की भीड़ उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। लेकिन इवान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से उसके खून से लथपथ शरीर पर था, जो लियोन द्वारा बताए गए अजीबोगरीब पैटर्न को देखने का इंतजार कर रहा था। ये है। अचानक इवान ने अपने शरीर पर कुछ जाना पहचाना सा महसूस किया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अध्याय 1066। आप कौन हैं? ये इवान ने सीसीटीवी वीडियो को देखा, उसका भाव बदल गया क्योंकि उसने कुछ जाना पहचाना देखा। हालांकि दुर्घटना के बाद उसके आसपास जमा हुई भीड़ के कारण वह सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था, फिर भी वह समझ सकता था कि मरने के बाद उसके चेहरे पर लगा खून अपने आप ही चला गया, जिससे एक जादुई चक्र का आकार बन गया जिसने उसके चेहरे को ढंक दिया, जिससे लाल रंग की चमक निकल रही थी। NOWELL-BEACON उसके चेहरे पर दिखाई देने वाला जादुई चक्र बहुत जटिल था, लेकिन फिर भी इवान ने तुरंत इसे पहचान लिया जैसे कि यह चक्र उसकी यादों में गहराई से अंकित हो। ये जादुई चक्र उसी जैसा दिखता है जो काली आकृति ने मेरे जन्म के समय मुझ पर अंकित किया था, इवान ने धीरे से कहा। उसे वह जादुई चक्र याद आ गया जो काली आकृति ने जन्म के समय उसके दिल पर अंकित किया था। अध्याय 900। अगर पहले मैं सिर्फ संदिग्ध था, तो अब मुझे यकीन है कि यह कोई समानांतर पृथ्वी नहीं है और मैं किसी तरह विश्व डोमेन के बजाय यहाँ क्यों पहुँच गया। इसका कारण किसी तरह उस काली आकृति से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्राचीन के मकबरे में झोपड़ी में प्रवेश करते समय उसने जो स्मृति देखी वह बहुत संक्षिप्त थी, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से याद था कि काली आकृति की आवाज़ टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की आवाज़ से बहुत मिलती जुलती थी। और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के अनुसार इसकी आवाज़ यूटोपिया की इच्छा से उत्पन्न हुई थी। वह यूटोपिया की इच्छा की खोज करने के लिए निषिद्ध भूमि पर गया था क्योंकि टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, जिसका अर्थ है कि यूटोपिया की इच्छा निषिद्ध भूमि के भीतर कहीं स्थित थी।
अगर मैं हर चीज़ के बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो ये बहुत संभव है कि मैं यहाँ पत्थर के आदमी के हमले के कारण नहीं पहुँचा, बल्कि इसलिए पहुँचा क्योंकि यूटोपिया की इच्छा ने मेरे टेलीपोर्टेशन में हस्तक्षेप किया और मुझे यहाँ भेजा, इवान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों में समझ की रोशनी चमक उठी। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह संभव है कि मैं उस अपहृत पत्थर के आदमी के पास पहुंचा, इसका कारण भी यूटोपिया की इच्छा थी, और यह भी वही था जिसने किसी तरह उस शक्तिशाली पत्थर के आदमी को मुझे खोजने में मदद की, क्योंकि वह चाहता था कि मैं एल्डोरिया शहर के मालिक की अपनी उपाधि का उपयोग करूं और मुझे यहां भेजूं। जब यह संभावना मन में आई तो इवान ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, और उसे ये तथ्य पसंद नहीं आया कि उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा था। हालांकि यह सिर्फ उसका अनुमान था, फिर भी उसे लगा कि उसका अनुमान शायद सच था, और उसके साथ खेले जाने की भावना ने उसे इस हद तक परेशान कर दिया कि वह किसी को मुक्का मारना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं, और यह सिर्फ बदकिस्मती थी कि ड्राड्स की बंद दुनिया से निकलने के बाद मैं इतनी बुरी स्थिति में आ गया। इवान ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और अपने चेहरे पर एक चिंतनशील भाव के साथ सोफे पर वापस झुक गया। पिछले 2 घंटों में उसने सिर्फ पृथ्वी के इतिहास और कुछ अन्य छोटी चीज़ों को देखा था ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह समानांतर पृथ्वी पर नहीं था। वर्तमान पृथ्वी की स्थिति अभी भी उसके लिए बहुत अस्पष्ट थी, और वह इसकी मूल स्थिति भी नहीं जानता था। वह वर्तमान पृथ्वी की मूल स्थिति को समझने के लिए इंटरनेट पर देख सकता था, लेकिन यह अनुमान लगाने के बाद कि उस शीर्ष रैंक 5 पत्थर के आदमी के सामने उसकी जान लगभग चली गई थी, शायद किसी के हस्तक्षेप के कारण उसका मूड खराब हो गया और वह भी और जानकारी पढ़कर अपना दिमाग नहीं जलाना चाहता था। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। शायद मैं पृथ्वी की वर्तमान स्थिति को समझकर कुछ सुराग प्राप्त कर सकूं, लेकिन मैं वास्तव में और अधिक पढ़ने के मूड में नहीं हूं, इवान ने अपनी भौहों को रगड़ते हुए और आह भरते हुए कहा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। मैं इंटरनेट पर जानकारी की तलाश में अपना दिमाग जलाने के मूड में नहीं हूं, इसलिए ऐसा करने के बजाय मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो मुझे वर्तमान पृथ्वी के बारे में सब कुछ समझा सके, उसने खुद से कहा, ये सोचते हुए कि उसे जानकारी के लिए किससे पूछना चाहिए। वह लियोन या एम्मा की तलाश कर सकता था, जो शहर में सबसे उच्च श्रेणी के शिकारी थे, लेकिन उसे लगा कि वे दोनों उसे सारी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि उसका मूल अभी भी अज्ञात था और वे उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे। मैं अपनी आत्मा खोज कौशल का उपयोग करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन लोगों पर आत्मा खोज का उपयोग करने से उनकी आत्मा को गंभीर चोट पहुंचेगी, और यदि संभव हो तो मैं उस मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, इवान ने बड़बड़ाया, और एक पल के लिए उसने वैलेरी की तलाश करने के बारे में सोचा। लेकिन एक पल के बाद उसने पृथ्वी पर स्थिति के बारे में अधिक जानने से पहले उससे मिलने के विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह किसी तरह का जाल हो सकता है। आखिरकार ये बहुत बड़ा संयोग था कि उसे पृथ्वी पर वैलेरी जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति मिला। और ठीक है, मैं अपनी आत्मा खोज कौशल का उपयोग निर्दोष लोगों पर नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ जिसकी दुनिया में कभी कमी नहीं होती वह है बदमाश, इवान ने अचानक अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने तुरंत पूरे शहर को कवर कर लिया। चूंकि वह जिस शहर में था वह बहुत छोटा था और एक किले जैसा था जिस पर शिकारियों द्वारा गश्त की जाती थी, इवान को कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को शहर के बाहर फैलाया और 1 मिनट के बाद ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, बदमाशों की कोई कमी नहीं है, इवान ने बड़बड़ाया, और बिना किसी को पता चले वह शहर से गायब हो गया। कृपया मुझे जाने दो। पेरिस में कहीं, जो पृथ्वी पर परिवर्तनों के बाद खड़े रहने वाले कुछ शहरों में से एक है, एक बच्चा जो लगभग 10 साल का लग रहा था डर से चिल्लाया, जल्दी करो और उसे पकड़ो। अगर किसी ने शोरगुल सुन लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, एक एजोर रैंक शिकारी ने गहरी आवाज में कहा। उसने 2 बेहोश बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, एक और एजोर रैंक शिकारी ने नाराजगी भरी आवाज में बड़बड़ाया और चिल्लाते हुए बच्चे की ओर आगे बढ़ा। उसके हाथ के चारों ओर एक हरी रोशनी चमकी, जिससे बच्चे को चक्कर आ गया, मानो वह होश खोने वाला हो। जब शिकारी का हाथ बच्चे को छूने ही वाला था तभी उनके पीछे से एक जिज्ञासु आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर दोनों एजोर रैंक शिकारी चौंक गए और जल्दी से पीछे मुड़े तो देखा कि उनके पीछे एक काले बालों वाला आदमी खड़ा था। तुम कौन हो? पहले एजोर रैंक शिकारी ने अपने चेहरे पर एक सतर्क नजर से पूछा, क्योंकि उसे उस आदमी की मौजूदगी का एहसास तब तक नहीं हुआ था जब तक वह बोला नहीं था। मैं। एजोर रैंक शिकारी की आवाज सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और अचानक उनसे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। मैं बैटमैन हूँ। अध्याय 1067 एजोर रैंक। मैं बैटमैन हूँ, इवान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जबकि वही जोर रैंक के एक शिकारी से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था। बैटमैन। इवान की आवाज़ सुनकर दोनों ही जोर रैंक के शिकारी चौंक गए और अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगे। इवान ने उनके चौंकने वाले भावों की परवाह नहीं की और उस छोटे बच्चे को देखा जो 2 ही जोर रैंक के शिकारियों के पीछे कांप रहा था, आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रहा था।
उसकी हालत देखकर इवान ने आह भरी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने बच्चे को ढंक दिया। उसके दिमाग पर हल्का दबाव डाला, जिससे उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसे बेहोश करने के लिए काफी था। एक बार जब बच्चा बेहोश हो गया तो इवान ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत अपना शैतानी काम शुरू कर दिया। उसने इजोर रैंक के एक शिकारी का चेहरा पकड़ा और अपना कौशल सक्रिय कर दिया। आत्मा की खोज आर्गह। इवान के लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि अरोरा वर्ल्ड में वह जानता था कि शिकारी बनने वाले लोग बहुत कम हैं, लगभग 1000 में से एक। दूसरा, यहाँ के शिकारियों की क्षमता अरोरा वर्ल्ड के लोगों से कहीं ज्यादा थी। अरोरा वर्ल्ड में ज्यादातर लोग डी जोर रैंक पर अटके हुए थे, सी रैंक तक नहीं पहुंच पाए, जिससे उन्हें अपनी क्लास को जगाने का मौका मिला। लेकिन यहाँ सी रैंक तक पहुंचना आम बात थी और ज्यादातर लोग अपने कोर की क्षमता समाप्त होने से कम सी जोर रैंक तक पहुंच जाते थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने उसे चौंका दिया वह ये थी कि यहाँ एस रैंक से ऊपर के शिकारी भी थे, लेकिन ये लोग रैंक 1 कोर इवॉल्वर नहीं थे, बल्कि एस जोर रैंक के शिकारी थे। यह एस जोर रैंक क्या है? इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से बुदबुदाया। चूंकि ये जोर रैंक के शिकारी की रैंक बहुत कम थी, इसलिए वह एस जोर रैंक के शिकारियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और उसने उनके बारे में सिर्फ सुना था, इसलिए इवान को अपनी यादों से उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। जहां तक मुझे पता है कोई एस जोर रैंक नहीं है। यूटोपिया में भी लोग एस रैंक पर पहुंचने के बाद कोर इवॉल्वर बन जाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए खुद से कहा। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सोल सर्च का उपयोग करने के बाद उसे जो जानकारी मिली उसके अनुसार पृथ्वी पर कुल 5 एस जोर रैंक के शिकारी थे, या कम से कम ए जोर रैंक के शिकारी को तो यही पता था। पृथ्वी किस तरह की शक्ति प्रणाली का अनुसरण कर रही है? इवान ने दूसरे ए जोर रैंक के शिकारी को देखा और पाया कि उसके साथी के साथ जो हुआ उसे देखकर सदमे के कारण वह बेहोश हो गया था। उस पर सोल सर्च का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही निम्नतम स्तर के तोप के चारे हैं। उसने बुदबुदाया और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पर सोल सर्च का उपयोग न करने का निर्णय लिया। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए या इस शहर की फेडरेशन बिल्डिंग के सामने फेंक देना चाहिए ताकि वे अपने पूरे संगठन को मिटा सकें? ई जोर रैंक के शिकारी की यादों से इवान को पता चला कि ये दोनों एक छोटे से संगठन के सदस्य थे जो छोटे बच्चों को पकड़ता है जो अभी तक शिकारी के रूप में नहीं जागे हैं। ये लोग पकड़े गए बच्चों का दिमाग धोते हैं और उन्हें अपने शिकारी कुत्ते बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। एक बार जब ये बच्चे शिकारी के रूप में जाग जाते हैं तो वे उच्च क्षमता वाले बच्चों को अपने पास रख लेते हैं और कम क्षमता वाले बच्चों को कुछ और काम दे देते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद इवान ने उस आदमी को अपने संगठन के ठिकाने के नक्शे के साथ फेडरेशन बिल्डिंग के सामने फेंकने का फैसला किया। वह अपनी जगह से हिले बिना ही उन सभी को खुद ही खत्म कर सकता था, लेकिन संगठन द्वारा कई बच्चों को पकड़ लिया गया था और उन्हें खत्म करने के बाद वह बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगा। इसलिए संगठन के लोगों को खुद मारने के बजाय उसने शहर के शिकारियों को इसे संभालने देने का फैसला किया। ये सिर्फ एक छोटा सा संगठन है जिसका मालिक एक ए रैंक शिकारी है, इसलिए उन्हें खत्म करना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इवान ने बड़बड़ाया और अगले ही पल वह अपने स्थान से गायब हो गया, अपने साथ 3 बेहोश बच्चे और दोनों शिकारी ले गया। कुछ मिनट बाद शहर के शिकारी तब चिंतित हो गए जब उन्होंने अपने फेडरेशन बिल्डिंग के सामने एक मृत शरीर और एक गंभीर रूप से घायल जोर शिकारी को पड़ा हुआ पाया। साथ ही उन्होंने 3 बेहोश बच्चों को खोजा जो इमारत के अंदर प्रतीक्षा कक्ष के सोफे पर दिखाई दिए थे। नोव एल बी JNN। बेहोश ई जोर रैंक के शिकारी के पास एक नक्शा के साथ एक पत्र संलग्न था। पत्र पढ़ने के बाद शहर के उच्च अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने सबसे पहले ए जोर रैंक के शिकारी को जगाया और यह पुष्टि करने के बाद कि पत्र में लिखी गई सभी बातें सच हैं, उच्च स्तरीय शिकारियों की एक टीम तुरंत संगठन के ठिकाने की ओर चल पड़ी। दूसरी ओर इवान ने पुष्टि करने के बाद कि शिकारियों को उसका पत्र मिल गया है, बिना रुके तुरंत वहां से चला गया। लियोन ने कहा कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाला पहला कालकोठरी उस स्थान पर था जहां मैं रहता था। अब समय आ गया है कि मैं जाकर देखूं कि क्या इसमें कुछ खास है, उसने खुद से कहा और तेजी से अपने पूर्व गृहनगर की ओर बढ़ गया। अध्याय 1068 छिपा हुआ आयाम। जब 15 साल से अधिक समय पहले पृथ्वी बदल गई और कालकोठरी और राक्षस प्रकट हुए तो अधिकांश देशों ने अपने क्षेत्रों के बड़े हिस्से खो दिए और लगभग 30% मानव आबादी का सफाया हो गया। कालकोठरी में होने वाले विस्फोटों और राक्षसों के हमलों से होने वाली व्यापक मौतें भी एक कारण थी, जिसके कारण कई लोगों ने यह मान लिया कि रे, जिसे इस सब का कारण माना जाता था, ने शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लगभग 30% मानव आबादी का नुकसान विनाशकारी से कम नहीं था। जब पृथ्वी बदली तो कुछ देश पूरी तरह से नष्ट हो गए, अन्य आधे नष्ट हो गए और कुछ मुश्किल से बच पाए, केवल मुट्ठी भर शहर ही बचे। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी देश नहीं था जो पृथ्वी पर अचानक हुए परिवर्तन से अछूता रहा हो।
आपदा के शुरुआती चरण के बाद पृथ्वी का अधिकांश भाग राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे मानवता को एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार हंटर फेडरेशन बनाया गया, जहां सभी देशों के शिकारी राक्षसों की समस्या से निपटने के लिए एकजुट हुए। हालांकि उन्हें अलग अलग देशों के शिकारी कहा जाता था, लेकिन शायद ही कोई देश बचा हो, क्योंकि उनके अधिकांश क्षेत्रों पर राक्षसों का कब्जा था। भले ही शिकारियों ने कुछ क्षेत्रों को साफ कर दिया हो, लेकिन वर्तमान में मनुष्य जिन स्थानों पर रहते थे वे मध्यम आकार के शहरों से बड़े नहीं थे, बेस सिटी 5 से थोड़े बड़े, जिसे इवान ने पहले देखा था। बेस शहर अन्य शहरों से अलग थे, उन्हें अमेज़न वर्षावन, सहारा रेगिस्तान और उच्च स्तरीय राक्षसों वाले अन्य क्षेत्रों जैसे खतरनाक स्थानों की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। अगर इन स्थानों की निगरानी नहीं की जाती और वहां अप्रत्याशित रूप से एक नया कालकोठरी दिखाई देता, तो कालकोठरी के प्रकोप के कारण वहां राक्षसों की संख्या तुरंत बढ़ जाती और ये राक्षस संभवतः अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करते। पृथ्वी का आकार पहले से ही अरोड़ा दुनिया की तुलना में छोटा था, और ग्रह की अधिकांश सतह पानी से ढकी हुई थी जहां मनुष्य नहीं रह सकते थे। उन्हें राक्षसों द्वारा भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी करनी पड़ी। वर्तमान में इवान एक नष्ट शहर के खंडहरों के बीच खड़ा था। ये वह शहर था जहां वह अरोड़ा दुनिया के लिए अपना वन वे टिकट मिलने से पहले रहता था। फ्लोरिडा। हाँ, अपनी मृत्यु से पहले वह फ्लोरिडा का रहने वाला था। जब मैं यहाँ रहता था तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं फ्लोरिडा के कुछ लोगों की तुलना में बहुत समझदार हूँ, जो अक्सर समाचारों में दिखाई देते थे। लेकिन अब यूटोपिया में अपने हाल के कार्यों के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि मैं फ्लोरिडा के अधिकांश लोगों को पीछे छोड़ते हुए फ्रंट पेज पर आने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। इवान ने एक असामान्य स्वर में कहा, बर्बाद शहर को देखते हुए और पिछले 2 महीनों में गेहेना साम्राज्य में उसने जो कुछ किया था उस पर विचार करते हुए। फ्लोरिडा शहर, जो पूरे दिन हलचल करता था, अब भयावह रूप से शांत था। नष्ट इमारतों का मलबा हर जगह बिखरा हुआ था। समय समय पर इवान राक्षसों की आभा को महसूस कर सकता था, जो अब फटी हुई भूमि को भर देते थे और उसके होठों से एक आह निकल जाती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी भी अपना गेम संग्रह पा सकता हूँ, उसने खुद से कहा, उन दिनों को याद करते हुए जब उसने अपने भोजन की आपूर्ति में कटौती की थी, नए गेम खरीदने के लिए पैसे बचाने के लिए सस्ते कप नूडल्स पर रह रहा था। मैं वास्तव में खेलों का दीवाना था। ओह, इवान ने बड़बड़ाया और एक कदम आगे बढ़ा। तुरंत प्रकट हुआ क्षतिग्रस्त इमारत के ऊपर उसकी आंखें उसके सामने एक साफ जगह पर टिकी हुई थीं। शहर के अन्य हिस्सों के विपरीत, जो नष्ट इमारतों के मलबे से भरे हुए थे, यह क्षेत्र पूरी तरह से साफ था, किसी भी मलबे से रहित। तो इंटरनेट पर जानकारी सही थी। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला पहला कालकोठरी लगभग 4 साल पहले गायब हो गया था। इवान ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उस जगह को घूरते हुए जहां उसका अपार्टमेंट हुआ करता था। अचानक उसकी पुतलियां भंवर की तरह घूमने लगी, क्योंकि उसने उस जगह का निरीक्षण करने के लिए रसातल की आंखों को सक्रिय किया जहां उसका अपार्टमेंट हुआ करता था। नोव एल बी JNN। हम रसातल की आंखों का उपयोग करने पर इवान आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने उस स्थान पर एक छिपा हुआ आयाम देखा जहां उसका अपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन यह आयाम सील था। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया, आयाम की सीमाओं को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ भी, जो लगभग पीक रैंक 3 कोर रिवॉल्वर के बराबर थी, वह आयाम की सीमाओं को भेद नहीं सका। दिलचस्प। इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुरंत छिपे हुए आयाम के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी शारीरिक शक्ति को दिखाया, एक ऐसी शक्ति जो एक ही मुक्का से पूरी पृथ्वी को आसानी से नष्ट कर सकती थी। गड़गड़ाहट। पूरा बर्बाद शहर कांपने लगा जैसे कि भूकंप आने वाला हो, और फ्लोरिडा शहर के सभी राक्षसों ने अपनी आंखों में खौफ के भाव के साथ इवान की दिशा में अपनी आंखें घुमाईं। इवान ने व्यापक क्षति से बचने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया और छिपे हुए आयाम को खोलने के लिए अपने सामने के स्थान को चीरने का प्रयास किया। धमाका। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसके सामने का स्थान फट गया, जिससे एक अंधेरा शून्य दरार प्रकट हुआ। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए छिपे हुए आयाम में टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। गड़गड़ाहट। उसने अपनी शक्ति का उत्पादन बढ़ाया और शून्य दरार बढ़ने लगी, लेकिन छिपा हुआ आयाम बरकरार रहा। अगर मैं इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं इस छिपे हुए आयाम को खोलने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, तो पृथ्वी को निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय क्षति होगी। इवान ने धीरे धीरे फैल रही शून्य दरार को देखते हुए अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति वापस ली, शून्य दरार बंद होने लगी और अंतरिक्ष सामान्य होने लगा। इवान ने बंद हो रही शून्य दरार को देखा और अपनी शून्य इंद्रियों की क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ शून्य अंतरिक्ष के माध्यम से छिपे हुए आयाम में प्रवेश कर सकता है। दुर्भाग्य से शून्य इंद्रियों के साथ भी वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को छिपे हुए आयाम के अंदर भेजने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि मुझे इस छिपे हुए आयाम को खोलने के लिए एक अलग तरीका खोजना होगा।
उसने खुद से कहा, यह मानते हुए कि उसके सामने आयाम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण था। ये वह स्थान है जहां मैं रहा करता था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि मैं अंदर जाने के बाद उस काली आकृति के बारे में कुछ जान सकूं, उसने धीरे से कहा और फिर वहां से गायब हो गया। अध्याय 1069 एस जोर रैंक के शिकारियों के साथ समस्या। इवान ने छिपे हुए आयाम के मामले को अभी के लिए अपने दिमाग के पीछे रख दिया, क्योंकि उसके पास पृथ्वी को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाए बिना इसे खोलने का कोई समाधान नहीं था। छिपे हुए आयाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने एस जोर रैंक के शिकारियों की जांच करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि इस रैंक के बारे में कुछ गड़बड़ है। ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में उसने जो किताबें पढ़ीं, उनमें भी उसे एस जोर रैंक से संबंधित कुछ भी नहीं मिला था। एस रैंक पर पहुंचने के बाद सुधार जारी रखने का एकमात्र तरीका अपने कोर को विकसित करना था, या तो टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करके या सोर्स पिल का उपयोग करके। जाहिर है, टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग केवल निचली दुनिया के लोग ही कर सकते थे, इसलिए यूटोपिया के लोगों को अपने कोर को विकसित करने और रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के लिए सोर्स पिल पर निर्भर रहना पड़ा। उस आदमी की याद में वैलेरी भी एस जोर रैंक के शिकारियों में से एक थी। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके देखा कि क्या वह पता लगा सकता है कि वैलेरी कहाँ रहती है। हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके पूरी पृथ्वी को स्कैन कर सकता था, लेकिन ग्रह पर वर्तमान में रहने वाले लगभग 4.5 अरब लोगों में से किसी एक व्यक्ति को खोजना आसान नहीं था। चूंकि वैलेरी काफी प्रसिद्ध थी, इसलिए उसे जल्द ही उसके ठिकाने के बारे में कुछ सुराग मिल गए। अब जब मुझे उसके स्थान के बारे में कुछ सुराग मिल गए हैं, तो अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इवान ने बड़बड़ाया और होलोग्राफिक स्क्रीन को बंद करने ही वाला था कि उसने कुछ दिलचस्प देखा। एक एस रैंक डेंगॉन ब्रेकआउट। उसने समाचार देखा और ये देखकर कि प्रशांत महासागर के तट के पास बने बेस सिटी 3 से कुछ ही दूरी पर एक एस रैंक डेंगॉन ब्रेकआउट था, वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। कालकोठरी से बाहर निकलना रातों रात नहीं होता। अगर वे कालकोठरी से बाहर निकलने से पहले उसे साफ कर देते, तो वे आसानी से इस स्थिति से बच सकते थे। इवान ने खुद से कहा, उसे यह सोचकर उलझन हो रही थी कि उन्होंने कालकोठरी को साफ क्यों नहीं किया और क्यों भागने दिया। अगर कालकोठरी किसी सुनसान जगह पर होती जहां लोग उसकी निगरानी नहीं कर सकते थे, तो भागने की घटना होना समझ में आता। हालांकि चूंकि कालकोठरी बेस शहर से थोड़ी ही दूर थी, इसलिए शिकारियों को इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन उन्होंने इसे साफ नहीं किया और राक्षसों को बाहर निकलने दिया। खैर, उनके पास अपने कारण होने चाहिए। इवान ने इस मामले की बहुत परवाह न करते हुए कंधे उचका दिए। उसने समाचार में दिलचस्पी इसलिए भी दिखाई क्योंकि उसने देखा कि ब्रेकआउट को संभालने वाले शिकारियों का नेता एस जोर रैंक के शिकारियों में से एक था। वह इस तथाकथित एस जोर रैंक के बारे में अधिक जानने के लिए वैलेरी से मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब उसे दूसरे एस जोर रैंक के शिकारी का सटीक स्थान पता चल गया, तो उसने पहले उसे जांचने का फैसला किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत के साथ पृथ्वी पर किसी के लिए भी उसे नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था, फिर भी वह उस महिला के बारे में थोड़ा सतर्क था जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह वैलेरी है, क्योंकि यह बहुत अधिक संयोग लग रहा था कि वह पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। ये संभव था कि वह वैलेरी नहीं थी, बल्कि उसकी यादों में देखी गई काली आकृति से संबंधित कोई थी। इसलिए उससे मिलने से पहले उसने पहले इस एस जोर रैंक के शिकारी की जांच करने का फैसला किया। अपनी तेज गति का उपयोग करते हुए इवान को प्रशांत महासागर के ऊपर आसमान तक पहुंचने में केवल कुछ सेकंड लगे, जहां बेस सिटी 3 स्थित थी। बेस सिटी 3 बेस सिटी 5 के समान था, लेकिन आकार में बड़ा था। इवान ने अपने नीचे किले के शहर को नजरअंदाज कर दिया और उसकी निगाह बेस सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पड़ी, जहां कई शिकारी बदसूरत दिखने वाले काले और बैंगनी राक्षसों से लड़ रहे थे। राक्षसों को देखकर इवान तुरंत समझ गया कि शिकारी इसे साफ करने के लिए कालकोठरी में क्यों नहीं घुसे, जिससे ब्रेकआउट हो गया। एल्ब्रिच राक्षस हो, उसने संकुचित आंखों से बड़बड़ाया। इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि चूंकि एल्ब्रिच राक्षस कालकोठरी से बाहर आ गए थे, इसलिए पूरा कालकोठरी एल्ब्रिच ऊर्जा से भरा हुआ होगा, जिससे शिकारियों के लिए कालकोठरी में प्रवेश करना और इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ एल्ब्रिच राक्षसों को देखने की उम्मीद नहीं थी, इवान ने मन ही मन सोचा, एल्ब्रिच ऊर्जा के असली स्रोत को याद करते हुए जिसके बारे में एजरोथ ने प्राचीन के मकबरे में बात की थी। हालांकि इन राक्षसों से निपटना मुश्किल है, लेकिन शिकारियों ने भागने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए उनके लिए इन राक्षसों से निपटना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने पूरे युद्ध के मैदान को स्कैन किया जहां शिकारी राक्षसों से लड़ रहे थे, और जल्द ही उसे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। युद्ध के मैदान के किनारे पर उसने लगभग 2 मीटर लंबे आदमी को देखा, जिसके छोटे नुकीले बाल, हरी आंखें और मांसल शरीर था, जो लाल रंग के कवच में लिपटा हुआ था। वह आदमी युद्ध के मैदान की निगरानी कर रहा था और शिकारियों को आदेश दे रहा था, और उससे निकलने वाली आभा एस रैंक के शिकारियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी।
तो ये डैनियल है, एस-जोर रैंक का शिकारी, इवान ने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे डैनियल के शरीर में कुछ असामान्य महसूस हुआ। हालांकि डैनियल से निकलने वाली शक्ति लगभग शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के बराबर थी, लेकिन इवान ने उससे जो शक्ति उतार चढ़ाव महसूस किया वह थोड़ा अस्थिर था। अगर उसकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति न होती तो शायद वह विसंगति को नोटिस नहीं करता, लेकिन चूंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पीक रैंक 3 कोर रिवॉल्वर के बराबर थी, इसलिए उसके लिए डैनियल के शरीर में अनियमितता का पता लगाना आसान था। तार्किक रूप से कहें तो एस रैंक शिकारी का जीवन काल लगभग 300 वर्ष होता है, लेकिन यह व्यक्ति, हालांकि उसकी जीवन शक्ति मजबूत है, लेकिन यह एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह है जो धीरे धीरे पिघल रही है। इवान के अनुमान के अनुसार उसके सामने एस-जोर रैंक शिकारी का जीवन काल 80 या 90 वर्ष से अधिक नहीं था, जो एस रैंक शिकारी के अपेक्षित जीवन काल का 1/3 भी नहीं था। जैसा कि मुझे संदेह था, यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, इवान ने विसंगति को नोटिस करने के बाद कहा और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने डैनियल के शरीर को घेर लिया। चूंकि डैनियल की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम थी, इसलिए उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि इवान उसके शरीर की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर रहा था। जब इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने डैनियल को घेर लिया और उसने अपने कोर की स्थिति को महसूस किया, तो वह एक तेज सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने महसूस किया कि डैनियल का कोर उसकी जीवन शक्ति को चूस रहा था और उसे जलाकर एस रैंक शिकारी से कहीं अधिक शक्ति पैदा कर रहा था, जिससे वह तथाकथित एस-जोर रैंक शिकारी बन गया। NOWELL-BEAK-JAN.C सबसे बुरी बात यह थी कि डैनियल का कोर चुपचाप ये सब कर रहा था और वह अपने आसन विनाश से पूरी तरह अनजान था। अरे, अब मुझे 100% यकीन है कि इस एस-जोर रैंक में कुछ गड़बड़ है। एकमात्र सवाल यह है कि ये लोग एस-जोर रैंक शिकारी कैसे बन गए। इवान ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे याद आया कि वैलेरी भी एस-जोर रैंक शिकारी थी, जिसका मतलब था कि वह डैनियल जैसी ही स्थिति में थी। ये बहुत संभव है कि स्वाभाविक उन्नति के बजाय किसी ने वास्तव में उन्हें एस-जोर रैंक तक पहुंचने में मदद की हो, बिना उन्हें बताए कि इससे क्या खतरा है। इवान ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। उसे याद आया कि उसने पहले लियोन से क्या अनुरोध किया था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी मेरा अनुरोध पूरा करेगा, अन्यथा मुझे जल्द से जल्द इस जगह के रहस्य को सुझाने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि मैं वापस जाने का रास्ता खोज सकूं। अध्याय 1070 अपना संदेश बॉक्स देखें। बेस सिटी 5 में लियोन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ अपने सामने स्क्रीन को देखा। उसका शरीर ठंडा महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी के तालाब में फेंक दिया हो। क्या ये सच है? उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा, जो ऐसा महसूस कर रहा था कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। उसके सामने की स्क्रीन पर एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दे रहा था जो अभी एक सेकंड पहले बेस सिटी 5 में था, लेकिन पलक झपकते ही वह बिंदु बेस सिटी से बहुत दूर पेरिस में दिखाई दिया। चमकता हुआ बिंदु स्पष्ट रूप से इवान का स्थान था और लियोन ब्रेसलेट के ट्रैकिंग फंक्शन के कारण उस पर नजर रख सकता था। वह एक पल में बेस सिटी 5 से पेरिस कैसे जा सकता है? लियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और जल्दी से उस घर में चला गया जहां इवान रह रहा था। घर में घुसने पर लियोन ने पाया कि इवान वहां नहीं था और पेरिस में चमकते बिंदु को देखकर उसे लगा कि उसका दिमाग काम करना बंद करने वाला है। पेरिस और बेस सिटी 5 के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर है। यहां तक कि एस-जोर रैंक के शिकारी भी पलक झपकते ही इतनी बड़ी दूरी तय नहीं कर सकते। लियोन अभी भी पेरिस में चमकते बिंदु को देख रहा था, तभी अचानक बिंदु पेरिस से गायब हो गया और फ्लोरिडा के नष्ट हो चुके शहर में फिर से प्रकट हो गया। ये बिंदु को पलक झपकते ही अपनी पिछली स्थिति से दूर एक बार फिर से प्रकट होते देखकर लियोन के दिमाग में गियर घूमने लगे और वह जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। उसके पास बहुत शक्तिशाली स्थान संबंधी कौशल होने चाहिए। उसने बुदबुदाया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। स्थान संबंधी कौशल बहुत दुर्लभ थे, खासकर एक ऐसा कौशल जो लोगों को एक पल में हजारों किलोमीटर चलने की अनुमति देता है। मैं सोच रहा था कि वह सामान्य एस-जोर रैंक के शिकारियों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास वाकई कोई ऐसा हुनर है जो उसे एक पल में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति देता है, तो एस-जोर रैंक के शिकारियों में भी वह निश्चित रूप से शीर्ष पर है, लियोन ने खुद से कहा और जल्दी से बेस सिटी 5 में किले के बेस पर वापस आ गया। जैसे ही वह बेस पर वापस लौटा, उसका हाव भाव एक बार फिर बदल गया क्योंकि उसने देखा कि चमकता हुआ बिंदु फ्लोरिडा से गायब हो गया और बेस सिटी 3 के पास प्रशांत महासागर के तट के ऊपर फिर से दिखाई दिया। क्या उसके पास असीमित मात्रा में मैना है और उसके हुनर में कोई कूलडाउन समय नहीं है? लियोन ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ बड़बड़ाया। और यह आदमी लगातार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहा है? क्या वह विश्व भ्रमण पर है? जब लियोन इवान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के तरीके से अवाक महसूस कर रहा था, तो उसे अचानक याद आया कि बेस सिटी 3 के पास एक कालकोटरी ब्रेकआउट है और उसका भाव बदल गया। वह वहां कुछ अजीब करने की योजना नहीं बना रहा है न? लियोन ने अपनी लार को निगलते हुए कहा।
हालांकि कालकोठरी ब्रेकआउट को हल करने के लिए छापे के प्रभारी एक जोर रैंक शिकारी थे। इवान की शक्ति को याद करते हुए लियोन को यकीन था कि अगर इवान शिकारियों के खिलाफ कोई चाल चलता है तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से कुछ घंटों के बाद लियोन को खबर मिली कि शिकारियों ने कालकोठरी ब्रेकआउट को सफलतापूर्वक हल कर लिया है और छापे के दौरान कोई समस्या नहीं हुई है। लगता है कि वह बस शो देखने के लिए वहां गया था, लियोन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, और अगले ही पल उसका मुंह एक बार फिर से फड़क उठा जब उसने देखा कि इवान बेस सिटी 5 में अपने घर लौट आया है। अरे, ये किस तरह का कौशल है? मैं भी पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, लियोन ने धीमी आवाज में शाप दिया जब उसने देखा कि इवान उसके घर वापस आ गया है और उसने अपना सिर हिलाया। वह अपने चेहरे पर थका हुआ भाव लिए कमरे में सोफे पर बैठ गया और किसी से संपर्क करने के लिए अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक पुरुष की हैरान कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। वाह, मैंने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था कि महान लियोन मुझसे संपर्क करेगा। तो क्या तुमने एम्मा से कबूल किया और अस्वीकार किए जाने के बाद तुम मुझसे ये पूछने के लिए संपर्क कर रहे हो कि तुम्हें अपने दयनीय जीवन को एक झटके में खत्म करने के लिए किस तरह के जहर का इस्तेमाल करना चाहिए? यह मादरचोद लियोन के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी और उसने दूसरे पक्ष से संपर्क करने का कारण बताए बिना ही कॉल समाप्त कर दिया। उसने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और इवान के मामले के बारे में बात करने ही वाला था कि उसे एक संदेश मिला। और जब उसने संदेश की सामग्री देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। अपने संदेश बॉक्स को देखो दोस्त, मैंने तुम्हें दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली जहरों की सूची भेजी है। भले ही तुम एस रैंक के हो, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि एक बार जब तुम उनका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा बेकार जीवन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। लियोन वास्तव में बेस सिटी 5 को तुरंत छोड़ना चाहता था और इस कमीने को ढूंढकर उसे हिजड़ा बनाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह उसे ढूंढ भी लेता है तो भी वह उसे हरा नहीं पाएगा क्योंकि दूसरा पक्ष एस जोर रैंक का शिकारी था जबकि वह अभी भी एस रैंक का था। NOWELL-BEAK-JAN.COM। तुम्हें पता है साइमन, मैं अचानक लूसी से बात करना चाहता हूं और उसे एक कमीने की जीवन कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो? लियोन, मुझे पता है कि तुम काम से थके हुए हो, लेकिन कृपया, हम अभी ड्यूटी पर हैं, इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा यदि तुम काम से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, साइमन ने अचानक एक गंभीर स्वर में कहा जैसे कि वह जिन चीज़ों के बारे में एक पल पहले बात कर रहा था वे सभी काम से संबंधित थीं। लियोन साइमन को उसके बेशर्म व्यवहार के लिए कोसना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसने उससे संपर्क क्यों किया। उसने बहस न करने का फैसला किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। उसे इवान के बारे में और पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ था इसके बारे में बताया। क्या तुम गंभीर हो? लियोन की बात सुनकर साइमन ने स्तब्ध स्वर में पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं खुद इसे संभाल सकता तो मैं तुम्हारे जैसे कमीने से संपर्क करता? लियोन की बात सुनकर साइमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पल के बाद उसकी गंभीर आवाज़ दूसरी तरफ से आई। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम देखो, मैं वर्तमान में इन असामान्य कालकोठरी दिखावटों में व्यस्त हूँ और उससे मिलने नहीं आ सकता। लेकिन चिंता मत करो, वह हिमखंड वर्तमान में मुक्त है। मैं उसे कल से पहले आकर तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँगा। वह ठंडा हिमखंड। साइमन की बात सुनकर लियोन का मुंह फड़क उठा और उसने शिकायत की, क्या तुम किसी और को नहीं भेज सकते? मुझे डर है कि वह अपने अजीब व्यवहार से सब कुछ बिगाड़ देगी। चिंता मत करो यार, मैं उसे कहूँगा कि वह परेशानी न करे। वह उस आदमी को ठंड से नहीं मारेगी, साइमन ने एक तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा और लियोन के कुछ कहने से पहले ही कॉल समाप्त कर दी। उस राक्षसी आदमी के बारे में कौन चिंतित है? मुझे ज्यादा डर है कि अगर वह उसे परेशान करेगी तो वह उस हिमखंड को मार देगा। लियोन ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ बड़बड़ाया क्योंकि उसे याद आया कि कैसे इवान ने अपनी उंगली के एक झटके से लापरवाही से एक शून्य दरार पैदा कर दी थी। मुझे उम्मीद है कि कल कुछ भी गलत नहीं होगा।